सर मैंने ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। हम्म। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आपके चाइल्डहुड से लेकर के अप टू योर क्लास 5 वहां तक आपको ओके। जितनी मेमोरी है, जैसे जैसे आपका आप सब मुझे प्लीज बताइए। रिलेटेड टू रंगमंच थिएटर या पूरी सारी चीजें? एवरीथिंग, योर पर्सनल लाइफ, योर एजुकेशनल लाइफ, एवरीथिंग। अच्छा, तो आपने कहा कि चाइल्डहुड से लेकर के क्लास 5 तक। या तो सबसे पहले तो मैं चाइल्डहुड में मतलब हमारा मेरा जन्म हुआ है चकुलिया, शंभूम जिला में। मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे, जी। तो पापा वहीं पोस्टेड थे चाकुलिया में। तो जन्म वहीं हुआ मेरा। उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफर हुआ तो हम लोग मुसाबनी यहाँ गए। तो जी। मेरी जो पहली स्कूलिंग थी, मुसाबनी सिंहभूम जिला में ही पड़ता है। तो फर्स्ट स्कूलिंग जो थी मेरी वो सिंहभूम मुसाबनी में सरस्वती शिशु मंदिर। और ये इसी स्कूल में मेरा सबसे पहले प्रवेश होता था। वहाँ प्रवेश बोध प्रवेश करके क्लासेस, तो उसी में बोध में मेरा नहीं सॉरी प्रवेश में मेरा सबसे पहले एडमिशन हुआ। और बचपन से क्या था कि मैं क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे हम लोग 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो बहनें सारी बड़ी हैं और 3 भाई हम लोग, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ घर में। तो ऑब्वियसली बीइंग सबसे छोटा मैं सबसे ज्यादा उदंड भी था और पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा बदमाश भी था। तो मेरी जो जो एक्टिंग का जो शौक है मेरा, ये बेसिकली बचपन से, अगर मैं अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो बचपन से ही था। क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल में मैथ्स को लेकर एक टीचर थे वहाँ पे, सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य जी बुलाते थे हम लोग शिक्षकों को। तो आचार्य जी, आदित्य आचार्य जी उनका नाम था। उनको दरअसल उनकी जब भी पीरियड होती थी, क्लास होती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। और वो गणित मैथ्स पढ़ाने आते थे और मैं डरता इतना था कि मैं पेट दर्द का बहाना करता था। पेट दर्द का बहाना इतना ज्यादा करता था कि वहाँ पे स्कूल में लोग जो है मुझे जो आदित्य आचार्य जी खुद से साइकिल में बिठा करके और घर पहुंचा देते थे। तो जनरली मेरा मतलब यही चलता था स्कूल में। तो मुझे, और मेरे पेट में कोई दर्द ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं मुझे कभी, लेकिन वो करता था। फिर घर में जब आता था तो घर में जब रात को पढ़ने के लिए मम्मी बिठाती थी सभी भाई बहनों को, तो मेरे पेट में फिर से दर्द शुरू होता था। तो मम्मी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाई, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, सारे वैद्य को दिखाई, लेकिन कोई डॉक्टर और वैद्य को पता ही नहीं चला था। कोई बोलता था नाला का बढ़ गया पेट का, तो कोई बोलता था इसके पेट में जोंक है, केचुआ है, पता नहीं क्या क्या। तो अल्टीमेटली मेरी मम्मी ने एक उपाय ढूंढा। किसी वैद्य ने बोला कि इसको एक काम कीजिए, बछड़े का जो है ना वो मूत्र जो होता है, गाय गौमूत्र, वो पिलाइए। तो पूरा 1 महीना मम्मी, मेरे घर में खुद गाय होती थी 2-3, तो मम्मी सुबह सुबह उठ के बैठ जाती थी और वो लेकर के ग्लास लेकर के बछड़े का पेशाब छानने के लिए। और उसके बाद पूरा 1 महीना, क्या मरता क्या ना करता, मैंने तो बहाना किया था। तो तुम पूरा 1 महीना मुझे बछड़े का पेशाब पीना पड़ा, तो मुझे आज भी याद है। तो उसके बाद पेट दर्द जब लगने लगा कि यार अब तो ज्यादा हो रहा है, तो फिर मेरे पेट दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगा। और फिर खत्म हो गया, गायब हो गया जड़ से। मैंने बोला मम्मी अब तो मेरा खत्म हो गया, अब मैं नहीं पीऊंगा। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा। तो ये जो सिलसिला, ये बेसिकली जो एक्टिंग जो करता था मैं, तुम नौटंकी बोल लीजिए, तो ये नौटंकी बचपन से शुरू हुआ मेरे अंदर में। और जब मैं 8 साल की उम्र में था तो मेरे बड़े भैया हैं, संजीव सिन्हा नाम है उनका। तो वो उनको बेसिकली एक्टिंग का शौक उनको था, क्योंकि स्कूल के एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट बहुत करते थे। वो लगभग हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन क्या होता था कि क्योंकि हम तो छोटे थे उनसे, तो एक बार भैया ने एक नाटक तैयार किया। क्योंकि हम लोग कायस्थ फैमिली से हैं, तो हम लोगों का एक पूजा होती है वो चित्रगुप्त पूजा। तो चित्रगुप्त पूजा में सारे कायस्थ फैमिली के लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, और वो पार्टी वार्टी होती है, तो गेट टुगेदर होता है। तो उसी में भैया ने बोला कि इस बार हम लोग एक काम करते हैं, गेट टुगेदर होगा तो काफी फैमिलीज आएंगी, कायस्थ फैमिली, तो हम लोग क्यों ना इसमें एक नाटक करें। और उसमें मैं 8 साल का था, भैया मेरे से 2 साल बड़ा है। तो भैया ने एक नाटक तैयार किया, 4-5 लोग मोहल्ले के जितने भी हमारे दोस्त लोग थे मिलकर के। भैया का नाम, वो नाटक का नाम था जहांगीर का न्याय। और उस नाटक में मुझे बनाया गया जहांगीर और भैया खुद बना नूरजहां। और उसके बाद मतलब 3-4 लोग हैं, सभी थे। तो उस समय मैंने पहली बार एक्टिंग किया। मैंने पहली बार
कोई प्ले, कोई नाटक किया तो और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद से पता नहीं कहाँ से वो कीड़ा अंदर घुस गया, और घुसा तो भैया का तो कीड़ा उतर गया। लेकिन वही होता है कि हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता इस फील्ड में। ये भी नहीं कोई बता सकता है कि इस फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे क्योंकि हम लोग मुसाबनी में रहते थे, फिर पापा का फिर से ट्रांसफर हुआ चतरा, हजारीबाग चतरा। तो चतरा हम लोग चले आए। वहाँ पे मैं तब तक क्लास 2 में पहुंच चुका था। क्लास 2 में पहुंच गया था वहाँ पे। तो मेरा भी वहाँ पे एडमिशन हुआ विद्या मंदिर में। और वहाँ पे दरअसल जब हम लोग वहाँ रहते थे तो एक मिनट, तो वहाँ पे विद्या मंदिर स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। हम लोग वहाँ पे आ गए, सारी पूरी फैमिली वहाँ चतरा आ गए। तो तब तक मैं 10 साल का था। फिर तब उसके बाद वहाँ चतरा से फिर हम लोग वापस हम लोग यहाँ आए रांची में। रांची के से करीबन 8 किलोमीटर हटके रातू यानी कि काठीटाड़ एक जगह है। तो काठीटाड़ में मम्मी ने घर बनाया कि अब बच्चों को इधर उधर ट्रांसफर की वजह से पढ़ाई खराब हो रही है, तो इन लोग को पढ़ाया। क्योंकि मेरे बाकी मेरे से बड़े जो भाई बहन लोग थे वो लोग सब अपना तो जैसे तैसे पढ़ रहे थे, क्योंकि ट्रांसफरिंग जॉब था पापा का। तो मम्मी ने घर बना दिया। तो हम लोग एटलीस्ट कम से कम, मैं और मेरे से बड़ा भैया जो है संजीव सिन्हा, हम दोनों की पढ़ाई लगभग मतलब वो हो गया, सेट हो गया कि हम अब एक स्कूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे काठीटाड़ रातू में एक स्कूल है, आदिवासी बाल विकास विद्यालय। उसी स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ। और तब तक मैं 12 साल लगभग हो चुका था, 12 साल का। और तब तक भी ये जो अभिनय वाला जो कीड़ा था वो था कहीं पे अंदर से, लेकिन वो रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि पार्टी फंक्शन या कहीं गए, शादी ब्याह या कहीं किसी, तो आगे कर देते थे लोग हमको। मेरे पापा भी कभी हाँ ये नाच के दिखा दो या गाना गा के दिखा दो या कुछ एक्टिंग करके दिखा दो, लेकिन वो एक सही गुरु की तलाश थी और गुरु मिल नहीं रहे थे। लेकिन 12 साल का जब हुआ तो रांची जब हम लोग शिफ्ट हो गए, जब हमारा घर बन गया यहाँ पे रातू में, तो यहाँ पे एक हमें गुरु मिले, उनका नाम है राकेश रमन। तो जी, उनकी संस्था है मंत्रणा। तो उस समय मंत्रणा काफी सक्रिय थी। तो मंत्रणा मैंने ज्वाइन किया और उसमें 12 साल का था। ये किस वर्ष की बात होगी? ये बात होगी लगभग 90 अराउंड 90। ओके। हाँ, 90 के आसपास। तो राकेश भैया के ही मार्गदर्शन में मैंने नुक्कड़ नाटक और इन चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो वहाँ उस समय 12 साल का था। तो मुझे राकेश भैया ने मुझे लेकर के एक नाटक तैयार किया। नाटक का नाम था शिवाजी का न्याय। उसमें मैंने शिवाजी के बाल्यावस्था का किरदार निभाया था। और उसके बाद फिर सिलसिला जारी हो गया, चालू हो गया मंत्रणा के साथ, राकेश रमन भैया के सानिध्य में। और नाटक करते रहे, बहुत सारे नाटक किए, नुक्कड़ नाटक किए, और इवन दूरदर्शन वगैरह भी किया हमने। एक दूरदर्शन में एक टेलीफिल्म के लिए मेरा चयन हुआ, उसका नाम था कार्तिक। तो कार्तिक मेरे उसमें टाइटल कैरेक्टर मेरा ही था। कार्तिक एक बच्चे की कहानी थी। लेकिन वो उसकी पूरी तैयारी हो गई। जिस दिन शूटिंग होने वाली थी उसके पहले कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई। अच्छा। तो हाँ, उसी दौरान में जब मैं मंत्रणा के साथ था तो एक रांची के एक निर्देशक थे सौरभ किशोर, वो बना रहे थे एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल गुमनाम कुर्बानियाँ, जिसमें गुमनाम कुर्बानियाँ में उन्होंने सारे जितने भी उस समय रंगमंच ग्रुप थे सबसे कलाकारों को उन्होंने भर भर के गाड़ियों में, और कोरहाप रांची से 17 किलोमीटर टाटी सिलवे में है, वहाँ पर उसकी शूटिंग चल रही थी। जिसमें अलग अलग जितने भी झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जो गुमनाम हो गए हैं, जैसे टाना भगत, सिद्धू कानू, तो इन लोगों के ऊपर एक एक एपिसोड बन रहा था। और हम लोग सारे कलाकारों को वहाँ पे टेंट में रखा गया और लगभग 3 महीना हम लोग वहाँ पे रहे। और उस 3 महीने एक लालच था मन में कि हाँ कोई रोल मिलेगा, बट कभी रोल मिल नहीं रहा था कुछ। तो रोल के लालच में रुके हुए थे। एक दिन बहुत ज्यादा हो गया फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि खाना वाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था। और मैं वहाँ से भाग आया, भाग के रांची आ गया वापस। लेकिन फिर दूसरे दिन मुझे लगा कि यार
ये गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया। तो फिर वापस गया होराब। तब तक सौरभ किशोर को पता चल गया था कि एक लड़का भागा है इस ग्रुप से। तो वो मेरे से गुस्सा थे। फिर मैंने उनको मनाने के लिए एक उपाय ढूंढा कि रोज सुबह वो उठते थे और दातुन करते थे, तो मैं एक लोटा पानी लेकर के खड़ा रहता था उनके सामने में। तो 3-4 दिन ऐसे ही किया। तो चौथे दिन उन्होंने मेरे से बात करी, बोली बताओ क्या, कहाँ भागे थे तुम? तो मैंने बोला कि वो थोड़ा सा खाना वाना ठीक से नहीं मिल रहा था इसीलिए। बोले तो फिर ऐसे कैसे होगा? तो फिर शायद वो थोड़ा इम्प्रेस हुए मुझसे, तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया, छोटा ही सा था लेकिन एक बीमार बच्चे का किरदार दिया। और 7-8 एपिसोड, 13 एपिसोड का था। उसमें से एक एपिसोड में मैं किसी थोड़ा सा मेरे ऊपर फोकस गया। बाकी एपिसोड्स में मैंने कभी सब गांव वाला, ग्रामीण, तो कभी अंग्रेज, ऐसे किरदार निभाता रहा। लेकिन वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहा मेरे लिए। उसके बाद इस दौरान मैं मंत्रणा के साथ लगातार नाटक वगैरह कर रहा था। लेकिन फिर क्योंकि मुझे मेरे घर से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है इन चीजों के लिए। वो घर वालों ने कभी ये रोका नहीं कि हाँ तुम ये मत करो। तो उसी दौरान, और मेरे दोस्त लोग भी, मेरे मित्र वगैरह भी बहुत, जो है वो लोग मुझे जानते थे कि हाँ ये करता है, तो इसको सपोर्ट करते थे हमेशा। उसी में से एक मेरा दोस्त है, अजय नाम है उसका, अजय सिंह। तो उसने एक दिन मुझे बताया कि राजीव, कॉलेज में एक पोस्टर लगा हुआ है, NSD का एक वर्कशॉप हो रहा है 3 महीने का, तो तुम करना चाहोगे? तो मुझे भी लगा यार कि पता नहीं क्या NSD क्या है क्या नहीं है। तो उसने बोला कि जाओ जाकर के बात करो। तो पता चला कि युवा रंगमंच जो संस्था है, अजय मलकानी सर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, जिसमें 3 महीने का वर्कशॉप था। और उस वर्कशॉप में बेसिकली थिएटर प्रोडक्शन वर्कशॉप था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप था। तो मैंने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। और उस वर्कशॉप के दौरान मैंने बहुत सारे फुल लेंथ प्ले, तब पता चला कि फुल लेंथ प्ले क्या होता है। तो मैंने अंधेर नगरी, चौपड़ राजा, कोर्ट मार्शल, होली, ऐसे कई नाटकों में मंचन किया और अच्छे अच्छे किरदार निभाए मैंने। तो युवा रंगमंच के बैनर तले। तो दूसरे गुरु मेरे अजय मुल्कानी सर भी हैं, और संजय लाल सर भी हैं, और सुनील राय उस समय उस ग्रुप में हुआ करते थे। तो ये तीनों मेरे अगले गुरु रहे। फिर उसके बाद फिर मैंने जो वर्कशॉप किया, तो वर्कशॉप तब तक इधर मंत्रणा लगभग निष्क्रिय होता जा रहा था। तो मंत्रणा में कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मैं अपने स्तर पर जो हो पाता था करता था। तभी मुझे क्योंकि पाजेब डांस एकेडमी, दीपक सिन्हा मेरे अपने ही भाई हैं, कजन ब्रदर है मेरे। तो दीपक सिन्हा ने भैया ने मुझे बोला कि तुम जो वर्कशॉप की हो, तो आके पाजेब में एक बार। अच्छा, आपने 5 क्लास तक बोला था, मैं ज्यादा बढ़ गया आगे, चलेगा क्या? हाँ चलेगा। आप मेरे को बस ना उस समय अपनी एज बताते रहना और कौन से वर्ष की बात है, मोटा मोटी, अगर एग्जैक्टली भी नहीं याद है। अच्छा, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ तब तक मैं 17-18 का हो गया था। हाँ वही। तो इसके बाद आप अपनी पढ़ाई को लेके भी मुझे बताना कि पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे थे। तो मैं पढ़ाई भी बता देता हूँ कि पढ़ाई तो अच्छी थी। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुअर स्टूडेंट था। ये था कि मेरा क्लास में रैंक एक फिक्स था, वो फोर्थ रैंक में हमेशा आता था। केवल क्लास 7 में मैं फर्स्ट हुआ था। उसके बाद पूरे स्कूल में मैंने जितने साल 10th क्लास तक मैंने अपना 4th वाला पोजीशन छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ के रखा मैंने। और उसके बाद 10th मैंने दिया, तो 10th में मैं 93 में मैंने 10th दिया था। तो 93 में 10th मैंने पास आउट हुआ, तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। उसके तब तक मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। लेकिन जो 11th 12th यानी कि इंटरमीडिएट उस समय कहा जाता था, इंटरमीडिएट में मैंने बायोलॉजी साइंस से मैंने लिया कर रहा था। कॉलेज? मारवाड़ी कॉलेज। अच्छा। मारवाड़ी कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट करने के लिए जब कह रहा था, उस समय पढ़ाई मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और मेरा एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय फिल्मों में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया था। और मैं एक्चुअली एक फिल्म एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। तो आज भी हूँ। तो मैं बेसिकली कॉलेज निकलता था, तो कॉलेज जाने के दौरान रास्ते में विष्णु गली आता था, और विष्णु गली में अक्सर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में लगी होती थी। तो मैं उधर मुड़ जाता था विष्णु गली में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में देखने। कॉलेज मैंने बहुत कम किया, मतलब 11th 12th मेरा बहुत ही खराब रहा। और जिसकी वजह से 2nd डिवीजन से मैंने किया। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट पास, और ये हुआ मेरा 95 में।
इंटरमीडिएट। मैं एक बार तो फिर से काट के इसको सेव करके हाँ, कॉल करूँ? जी 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 95 इंटरमीडिएट, ठीक है? हाँ जी मैम। ओके, मैं एक बार कॉल कर दिया। ओके हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। जी। ठीक। तो इंटरमीडिएट मेरा 93 में हुआ, सेकेंड डिवीजन से। पढ़ाई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं, पास कर गया किसी भी तरह से। फिर इसके बाद मेरे लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया कि मेरा 11 जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो उस समय क्या होता है कि उस समय हम लोग बहुत मिसगाइडेड होते हैं, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। और तब मैं पाजेब, हाँ वो मैं बताना भूल गया, पाजेब डांस एकेडमी में मैंने भैया ने बोला कि तुम यहाँ पे आके वर्कशॉप लो। तो मैंने वर्कशॉप लेना शुरू किया वहाँ पे। कई स्टूडेंट है, जैसे आज के डेट में अपने तेनाली रामा, जो कृष्णा भारद्वाज है, ये लोग, ये इनको वर्कशॉप दिया था मैंने उस समय। जो मैं सीख के आया था वो फिर इधर देने लग गया। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्टर से डायरेक्टर पनप रहा था। और उस समय मैंने पहला नाटक लिखा था, उसका नाम था गराज बापू होते। तो धीरे धीरे नाटक लिखने शुरू किए मैंने। और मतलब नाटक वाटक डायरेक्ट करने लग गया, छोटे छोटे प्रेजेंट डायरेक्ट करता था। इससे पहले मैं एक और चीज बताना भूल गया, 1990 की बात एक बार वो बता देता हूँ मैं। 1990 में ऑब्वियसली मैं 7th क्लास में रहूंगा, तो 7th क्लास, तो उस समय पूरे रांची में प्रभात खबर इंग्लिश में आता था। तो प्रभात खबर इंग्लिश ने गूंज 90 करके कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। तो गूंज 90 में मैंने उसमें दो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, एक मोनो एक्ट और एक माइम में। दोनों में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो वो आज भी मेरे पास वो सर्टिफिकेट और मोमेंटो आज भी मेरे पास है, सुरक्षित है। तो वो मैं स्किप हो गया था। तो उस समय कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। यही सब चीजें होती है, जब आपको कुछ अप्रिशिएशन मिलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब आगे इसमें है कुछ, आप कर सकते हो। लेकिन वही है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मार्गदर्शन की, सही से पता है, कोई बताने वाला नहीं है कि इस फील्ड में कैसे कोई आगे बढ़े और कैसे कोई एक मिनट में होल्ड कीजिएगा। लो ना सनी, चाबी ले लो ना सनी, लो ना। हाँ मैम, सॉरी। तो इस फील्ड में मार्गदर्शन लोग नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो पता ही नहीं चल रहा था क्या करूं। तो दिमाग में आने लगा कि मेडिकल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद पढ़ाई में मेडिकल की तैयारी में लग गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा है हिस्ट्री ऑनर्स, मतलब मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ तो हिस्ट्री ऑनर्स ले लेता हूँ। हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने लग गया। तो ग्रेजुएशन में पहले फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया। रीजन नहीं पढ़ा था, पढ़ाई मतलब वो मेरे मन का चीज नहीं था। वो बस गेस पेपर निकाल के पढ़ना और पढ़ करके फिर एग्जाम दे देना। तो मैं फेल कर गया। तो दिमाग की बत्ती जली कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मैं फेल कैसे हो गया। तो लेकिन होता है कि हर चीज इंसान के लाइफ में ना सब कुछ सेट होता है। आप गलत ट्रैक में जा रहे हो तो भगवान आपको बताते हैं कि भाई तुम इसके लिए नहीं बने हो। तो उस समय अचानक से पता चला मुझे कि रांची यूनिवर्सिटी में, रांची कॉलेज में वोकेशनल ऑनर्स 97 की बात है, ये 97 में स्टार्ट हुआ। तो क्योंकि 95 में मैंने इंटरमीडिएट कर लिया था, 96 में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, 97 में मुझे पता चला कि वोकेशनल ऑनर्स स्टार्ट हो रहा है, पहली बार रांची यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा कि एक कोर्स है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, अच्छा, जो शॉर्ट में बोलते हैं ASPSM, एंड वो इक्विवेलेंट ऑफ BBA होता है। तो वो मुझे लगा, ये एडवर्टाइजिंग वर्ड मुझे अट्रैक्ट किया कि एडवर्टाइजिंग इज क्वाइट रिलेटेड टू टेलीविजन, इसमें टेलीविजन में जाने का मौका मिला। और कोई बताने वाला नहीं था उस समय। अगर कोई बता दिया होता कि यार तू मास कॉम कर ले या कुछ इस तरह का कुछ कर ले, कोई बताना। तो मैंने एडवर्टाइजिंग वर्ड देख करके मैंने वहाँ पे उसका एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर दिया मैंने, और फॉर्म भरा तो 40 की सीट थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 40 में वो एक लिस्ट निकली थी और लिस्ट को मैं फाड़ के घर लेके आया था, क्योंकि जीवन में पहली बार कोई लिस्ट में मेरा नाम था। तो मैंने बेसिकली एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स मैनेजमेंट में 97-2000 बैच था मेरा, जिसमें मैंने 3 साल फर्स्ट डिवीजन मेरा।
ये सोचने वाली बात है कि हिस्ट्री ऑनर्स लिया और उसमें फेल हो गया, और इधर 3 साल में फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट 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 फर्स्ट, और लास्ट बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन मास्टर जो बैचलर जो हुआ एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन सेल्स मैनेजमेंट में, और फर्स्ट डिवीजन से हुआ। इस दौरान में मैं इनके साथ पाजेब के साथ जुड़ा रहा। पाजेब में मैं उनके प्रोग्राम्स के दौरान जो पाजेब एक ऑर्गेनाइज करती है, एक क्या नाम से मैं भूल रहा हूँ, पाजेब का एक एनुअल प्रोग्राम होता है, उस आसरा आसरा ऐसे ही कुछ होता है। मेरे पास तो सर्टिफिकेट उसी में आसरा ही लिखा है। तो उसमें दरअसल उसमें मेरे प्रोग्राम्स होते थे, मतलब लाइक मैं उसमें प्रहसन करता था, स्किट्स करता था। मैं मेरा एक दोस्त विजय कुमार जो अभी एनएसडी से पास आउट होने के बाद भाभी जी घर पर हैं, उसमें काम कर रहा है, तो हम लोग दोनों खूब किया करते थे। तो मतलब वो बेसिकली उस कार्यक्रम का हम बीच में एक वो होते थे, बहुत एंटरटेनिंग एलिमेंट होते थे और बहुत लोग पसंद करते थे। तो वही चलता रहा, तब तक पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, क्या करूं आगे, समझ में नहीं आ रहा था। और उस बीच में साथ साथ में युवा रंगमंच के साथ भी नाटक चल रहे थे, कोर्ट मार्शल और ये अंधे नगरी चौपट राजा, ऐसे होली वगैरह जो नाटक थे वो सब कंटिन्यू चल रहे थे। लेकिन मेरा वही था कि मेरे अंदर धीरे धीरे डायरेक्टर पनप रहा था। उसी दौरान मुझे किसी ने बताया ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्म भरो। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्म मंगवाया, फॉर्म भर लिया। लेकिन मेरे दीपक भैया जी ने मेरे को पता नहीं क्यों, उनके क्या दिमाग में आया, उन्होंने बोला कि तुम एनएसडी का फॉर्म भर लोगे, फिर उधर 3 साल का तुमको प्ले दिखाना पड़ेगा, फिर उधर 3 साल पढ़ोगे, फिर क्या होगा। उस समय उन्होंने कुछ समझाया कि तुम मत करो एनएसडी। उस समय बहुत बुरा लगा, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मुझे मना किया था। मैंने एनएसडी ना जाके बल्कि जीवन के बहुत निचोड़ मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, और जिसका आज मैं कमा के खा रहा हूँ, जिसका शायद एनएसडी गया होता तो ये आज नहीं कर पा रहा होता जो मैं आज कर रहा हूँ। तो फिर बेसिकली फिर उन भैया ने मना किया। भैया ने बोला कि तुम पढ़ाई कंप्लीट करो पहले, उसके बाद फिर आगे सोचना फिर क्या करना। तो मैंने एनएसडी का फॉर्म नहीं भरा। उसके बाद मुझे फिर वही कंफ्यूजन वाला पीरियड था मेरा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं कि कोई चीज आपको खींच रही होती है अपने आप, अपने जो बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो अपने आप अपनी तरफ खींच रही होती है। उस दौरान मैंने फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि ये कोर्स मेरा वोकेशनल था, वो चल रहा था, लेकिन उससे भी मेरी एक आध नौकरी वोकरी लगी। आईसीआईसीआई बैंक वगैरह जब कंप्लीट हुआ मेरा ग्रेजुएशन 95 में, तो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी लगी। वो मैंने 6 दिन करके छोड़ दिया। उसका एक्सपीरियंस बताइए कैसा था 6 दिन वाला? 6 दिन वाला ये था कि नहीं सॉरी 17 दिन आईसीआईसीआई बैंक में। उस समय आईसीआईसीआई बैंक रांची में नहीं आया था, कोलकाता से ऑपरेट होता था। तो रांची में मुझे एक अकेला मैं सिंगल था जो कि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग वगैरह कर रहा था, लोन्स वगैरह कर रहा था, और सैलरी मुझे ज्यादा नहीं, 4,500 रुपये सैलरी थी मेरी। तो 17 दिन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। 17वें दिन मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीजें, ये मेरे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने फिर 17 दिन पे छोड़ दिया। फिर मेरी दूसरी नौकरी लगी टॉप्स ग्रुप करके कंपनी में। टॉप्स ग्रुप एक आज की डेट की सबसे बड़ी वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी मानी जाती है। तो उसमें मैंने 6 दिन काम करके छोड़ दिया। सेम रीजन? उसमें भी वही सेम कि मुझे लगने लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मेरा तो कुछ, मैं ढूंढ नहीं, अपने अंदर की चीज को ढूंढ नहीं पा रहा था, मतलब लग रहा था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो सब 6ठे दिन छोड़ दिया। फिर उसके बाद टीवीएस में मेरी नौकरी लगी। तो टीवीएस में भी कुछ करीबन उसमें भी ऐसे ही 10-12 दिन करके मैंने उसमें भी छोड़ दिया। तो मतलब नौकरी में मन नहीं लग रहा था। फिर लगा घर में भी डांट खाने लगे, तुम करना क्या चाहते हो। तो मतलब ये नौकरी मुझे लग रही थी मेरे ग्रेजुएशन वाले कोर्स के बेस पर, हाँ, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट। लेकिन फिर मैंने बोला यार नहीं इससे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। क्योंकि मेरे घर में क्या हुआ कि मेरे बड़े भैया सीसीएल में माइनिंग इंजीनियर, मेरा मंझला वाला भाई, मेरा सेकंड वाला ब्रदर जो है वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। संजीव सिन्हा, बड़े भैया संजय सिन्हा, सेकंड ब्रदर है संजीव सिन्हा। अच्छा, ओके।
और मैं राजीव सिन्हा। तो सेकंड वाला भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इन दोनों की तो अच्छी नौकरी हो जाएगी, मैं ऐसे ही टीवीएस और आईसीआईसी करता रहूंगा, तो मुझे भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सोच मेरे अंदर आई, ये भी कहीं ना कहीं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन था मेरा रंगमंच की तरफ और मेरे जो आज मैं कर रहा हूँ उसकी तरफ के लिए। क्योंकि मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी की, तो बैंकिंग की तैयारी करनी शुरू करी मैंने। तो कोचिंग वोचिंग किए, ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज वगैरह मंगवाए। उसी समय मेरे 2 फॉर्म निकला, एक आरबीआई का और एक दिल्ली सबऑर्डिनेट का। तो आरबीआई का सेंटर पड़ा पटना और दिल्ली सबऑर्डिनेट का सेंटर पड़ा दिल्ली, और दोनों सेम डेट। अब मुझे डिसाइड करना था कि मैं पटना जाऊं कि दिल्ली जाऊं। तो मुझे लगा कि यार आरबीआई वाला थोड़ा टफ होगा, चलो इस बार दिल्ली सबऑर्डिनेट वाला दे लेते हैं और दिल्ली चलते हैं। तो दिल्ली पहली बार मैं दिल्ली निकला और विदाउट टिकट, क्योंकि कहते हैं कि सब स्टूडेंट लोग थे झुंड में, करीबन 50-100 स्टूडेंट लोग थे, एग्जाम देने जा रहे थे। सबने कहा अगर एग्जाम देने जाते हैं तो टिकट नहीं लेते हैं। तो ये कौन से वर्ष की बात है? ये है आपका 2001, मतलब ग्रेजुएशन मेरा हो गया था 2000 में, और 2001 की बात है। तो फिर आपका वो यात्रा का एक्सपीरियंस बताओ बिना टिकट। वो बता रहा हूँ बिल्कुल। तो ये पहली बार दिल्ली विदाउट टिकट, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जब बताऊंगा कि मैं लौटा कैसे हूँ तो आपको बहुत मजा आएगा सुन करके। तो मतलब दिल्ली से वापसी मेरी और दिल्ली जाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि दिल्ली, चलिए बता ही देता हूँ, दिल्ली गया मैं विदाउट टिकट, और जब दिल्ली छोड़ के वापस आया तो अपनी कार में आया। तो ये जर्नी थी मेरी। तो इस बीच में बहुत कुछ हुआ। दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली तो मैं एग्जाम देने पहुंचा। हाँ, रास्ते में विदाउट टिकट स्टूडेंट, पहली बार मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं एग्जाम देने ही पहली बार जा रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगते हैं, वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, हम तो उनके बदौलत जा रहे थे, चलो कुछ होगा तो ये लोग बचा लेंगे। फिर जब दिल्ली हम पहुंच गए, रास्ते में कोई भी टीटी नहीं आया, कुछ नहीं बोला, उनको ही पता था कि ये ऑलरेडी एग्जाम देने जा रहे थे, लोग जो भिड़ते नहीं है स्टूडेंट से। तो जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो सब स्टूडेंट ने बोला कि सब एक साथ झुंड बना के चलो, क्योंकि स्टेशन से निकलना था बाहर, और अगर कोई टीटी रोका तो एक बार जोर से चिल्लाऊंगा तो सब एक बार दौड़ जाना, भगदड़ मच जाएगी, सब हट जाएंगे टीटी वाले। तो मेरे लिए बहुत मतलब एडवेंचरस था, क्योंकि पहली बार ये चीज कर रहा था मैं। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे होता है ना मधुमक्खी का गुच्छा, उस तरीके से हम लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे। एक टीटी आया और किसी को चेक करने लगा, और मैं एकदम साइड में था, दीवार की तरफ था। तो किसी ने चिल्लाया भागो भागो बोला, और उसके बाद फिर एक बार में सब भगदड़ मचा और सब बाहर निकल गए। तो जो जिस टीटी के हाथ लगा वो वहीं रुक गया, बाकी हम तो निकल गए बाहर। तो ये मेरा पहला था कि विदाउट टिकट दिल्ली जाना। और उसके बाद वहां जब पहुंचा तो एग्जाम तो दे दिया। एग्जाम देने के बाद अच्छा एग्जाम, ऐसा कुछ खास स्थान रहा नहीं। फिर वहां मेरे मामा रहते थे, तो मामा और मेरी कजिन सिस्टर्स उन लोग को मैंने देखा, 4 बहनें हैं वो लोग, उनको मैंने देखा कि वो लोग चारों के चारों कमाती हैं, नौकरी कर रही हैं, प्राइवेट जॉब्स अलग अलग जगह पे। तो मुझे लगा कि यार ये जब ये लोग कर सकते तो मैं भी यहाँ कर सकता हूँ दिल्ली आकर के। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्यों मुझे ये चीज ऐसा फील हो रहा है, ये बाद में समझ में आया। तो मैंने अपने घर में बात करी कि मैं दिल्ली आ ही गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में रह जाता हूँ, रुक जाता हूँ यहीं पे मेरा डेस्टिनी यहीं पे है। घर वाले डांटने लगे पापा कि तुम फालतू का, तुम पढ़ाई कंप्लीट करो ये वो। तो मेरे को लगा कि ये लोग मुझे यहाँ नौकरी करने देंगे नहीं, यहाँ पे रुकने देंगे नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं दिल्ली में वो लोग मान जाए। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैंने जो पढ़ाई करी है, बैचलर जो किया है मैंने एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट में, यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में, इसमें अगर मुझे मास्टर करने का मौका मिल जाए, तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि दिल्ली में कोई अगर ऐसा कॉलेज मिल जाए, कोई ऐसी जहाँ से हो जाए। तो पता करना शुरू किया, तो अमिटी यूनिवर्सिटी का पता चला कि वहाँ पे ये कोर्स है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का, मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, लेकिन फीस था 2 लाख रुपए। तो मेरे घर की इतनी, अभी उस समय इतनी अच्छी हालत नहीं थी, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके थे लगभग, और रिटायर हो गए थे, और बड़े भैया की नौकरी लग गई थी वैसे, तो संजय सिन्हा जो है उनकी नौकरी सीसीएल में लग गई थी, लेकिन सैलरी भी उतनी नहीं मिलती थी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कम पैसे में हो जाए। तब मुझे अचानक से भारतीय विद्या भवन का पता चला, दिल्ली में है। भारतीय विद्या भवन में मैंने देखा कि वहाँ पे 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का कोर्स है, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ MBA।
तो वो भी इवनिंग कोर्स, मतलब शाम को 6 बजे से 9 बजे की क्लास होती है। तो मुझे लगा कि और फी उसका मात्र 8,000 रुपया टोटल, क्योंकि ये ट्रस्ट के अंदर आता था ये कॉलेज, तो केवल 8,000, लेकिन बस उसके लिए था कि एक एंट्रेंस होता था, एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। तो मैंने एंट्रेंस दे दिया और मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिया, और उसके बाद मैंने 8,000 रुपये में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो कि आज मैं अगर किसी को बताऊं कि मैंने MBA किया है तो कोई उसमें कोई गलत नहीं होगा, वो दैट वाज इक्विवेलेंट ऑफ MBA एक्चुअली। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग किया मैंने। और उस दौरान में मैंने क्योंकि कोर्स पढ़ाई जो है वो शाम को 6 से 9 होती थी कॉलेज की क्लास, तो दिन में मैं नौकरी करने लगा। मैं सबसे पहले मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब ढूंढी। तो एक अलंकित इंश्योरेंस ये 2001 की बात है। अलंकित इंश्योरेंस, जिसमें मैंने जॉब करना शुरू किया। उसमें 4,500 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी। और उसके बाद अलंकित इंश्योरेंस किया। फिर एग्जाम का टाइम आता था तो मैंने जॉब छोड़ देता था मैं। तो एग्जाम के टाइम पे 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाता था, मतलब जैसे मिड सेम, हाफ ईयरली एग्जाम और 1 ईयर, ऐसे करके छोड़ता था। फिर फाइनल एग्जाम के टाइम पे फिर उसके हाफ ईयरली एग्जाम के बाद फिर से जॉब ज्वाइन किया मैंने। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है फ्यूएल करके, फ्यूएल एड्स प्राइवेट लिमिटेड। वो जो शांति वाली, क्या नाम है उसका, मंदिरा बेदी के हस्बैंड का था, जो अब नहीं रहे, राज कौशल नाम था उनका। तो उनका था, तो उसमें मैंने काम किया कुछ दिन। तो फिर उसके बाद एग्जाम का टाइम आता था, फिर वहां पे भी छोड़ना पड़ गया। तो मतलब अपना खर्चा निकाल ले रहा था मैं नौकरी करके, और साथ साथ शाम को 6 से 9 क्लास होती थी। लेकिन क्या होता था कि इस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह में काम करने के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर का जो क्रिएटिविटी है वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एड एजेंसीज, जितने भी एड एजेंसी में काम किया मैंने, जो भी, तो वहां पर मुझे प्रिंट एड्स वगैरह के लिए बनाना, लेकिन प्रिंट एड्स के लिए काम करना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता था नहीं, मेरे अंदर तो टेलीविजन वाला मटेरियल है, तो मैं टेलीविजन का कैसे करूं। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि इसके लिए थोड़ा आगे पढ़ाई कर लो। तो पढ़ाई करने के लिए मैंने फिर ढूंढना शुरू किया। तो पता चला कि इसके आगे फिल्म और इन सब चीजों में, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था। हमने रास्ते खुद से ढूंढते, नहीं तो इतना वक्त नहीं लगता, शायद हम बहुत पहले बहुत सारी चीजें कर लिए होते। तो उसी दौरान में मुझे पता चला कि फिल्म मेकिंग की पढ़ाई तो FTI पुणे में होती है। तो मुझे लगा कि एक तो दिल्ली बड़ी मुश्किल से घर वालों ने आने दिया पढ़ाई के नाम पे, और अभी 8,000 रुपये फी लगे थे तभी आने दिया। अगर 2 लाख रुपए बोलता तो आने भी नहीं देते। तो अब मैं ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली दिल्ली में ही कुछ हो जाए। तो मुझे पता चला एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, AFT जिसको बोलते हैं, AAFT, जो कि संदीप मारवा उसके डायरेक्टर हैं, अनिल कपूर के बहनों ही है वो, तो उनका है। वहाँ का मुझे पता चला कि 3 मंथ्स डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग, 3 मंथ्स डिप्लोमा इन डायरेक्शन प्रोडक्शन का कोर्स है वहाँ। तो मैंने बोला यार ये कर लेता हूँ, मैं डायरेक्टर बन ही जाऊंगा। तब तक मेरे अंदर का डायरेक्टर पूरी तरह धीरे धीरे जाग चुका था। हाँ, मतलब एक्टिंग के साथ साथ, ऐसा नहीं मैं एक्टिंग छोड़ दिया। मैंने उस समय में जब वहाँ पे पढ़ाई करने लगा, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन करने के, लेकिन वहाँ पे एक ट्विस्ट ये आया कि जब मैं गया डायरेक्शन प्रोडक्शन का कोर्स करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे जो वहाँ के काउंसलर थे, पता नहीं उनको मेरे चेहरे में क्या दिखा, उन्होंने कहा कि राजीव तुम कहाँ से हो, मतलब बिहार से सर। तो उस समय बिहार था, झारखंड नहीं बना। तो उन्होंने बोला कि राजीव तुम क्यों कर रहे हो ये डायरेक्शन प्रोडक्शन का कोर्स, तुम कुछ दूसरा चीज करो। हम बोले सर नहीं, मुझे तो डायरेक्टर बनना है, तो मुझे यही करना है। तो बोले नहीं, तुमको देखो, तुम बिहार झारखंड के लोग हो, तो तुम लोग को सबसे पहले नौकरी लेनी चाहिए, तो तुम कोई ऐसा कोर्स करो जिसमें, और वो काउंसलर थे, खुद सजेस्ट कर रहे थे। मैंने बोला क्या करूं सर, आप ही बताइए। तो उन्होंने बोला कि राजीव, डायरेक्शन प्रोडक्शन के बजाय तो वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा करो। ये कर लोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुरंत, और नौकरी लग जाएगी तो फिर उसके बाद डायरेक्शन करते रहना। डायरेक्शन तो अपने स्किल की चीज है। तो मुझे लगा कि यार गलत बोल रहे हैं, मुझे मिसगाइड कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी बात मान के मैंने ले लिया एडमिशन वहाँ पर, डायरेक्शन प्रोडक्शन के बजाय वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग में डिप्लोमा। लेकिन फिर जिसकी आज भी मैं वही कमा के खा रहा हूँ उसी की। तो वो हर इंसान
कोई ना कोई भगवान अब एक रूप लेके आता है। तो सुरेश जंगीदा उनका नाम था और मैं उनका नाम कभी नहीं भूलूंगा। तो जैसे मेरा 3 महीने का जो कोर्स था और वहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे का कोर्स था और उसका फी था 48,000, 48,000। और हम लोग के घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग 48,000 3 महीने के किसी कोर्स के लिए दे सके। कैसे आपने मैनेज किया? मेरी मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा है। तो मम्मी पढ़ाई वढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सजग थी हम लोग के लिए। तो मम्मी बोली टेंशन मत लो, हम चुक्का में जमा किए हैं 48,000 रुपये, मतलब 50,000 के आसपास कुछ पैसा जमा किए हैं, चलो फोड़ते हैं चुक्का। और मम्मी जब फोड़ी चुक्का तो उसमें से 50,000 कुछ निकले रुपए। अच्छा। और उस 48,000 मम्मी हमको दी, बोली जाओ जाके पढ़ाई करो। तो मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया कि मम्मी मेरी अगर नौकरी लग गई तो मैं आपको हर महीने 2,000 करके चुकाऊंगा। तो उसके बाद 3 महीने का जो कोर्स था, अब क्योंकि मम्मी दी थी 48,000 तो वो एक मोह भी था कि मम्मी ने इतनी मेहनत से पैसे जमा किए थे, पता नहीं किस चीज के लिए वो जमा की होगी, लेकिन वो हमको दे दी। तो हमको ये समय गंवाना नहीं है, पूरे तरीके से इसको इस टाइम को यूटिलाइज करना है और 48,000 वसूल के जाना है। तो वहां पर उस कोर्स के दौरान में हम लोग का 3 महीने के कोर्स में 3 प्रोडक्शन करने होते थे। एक लाइव न्यूज, दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री और एक तीसरा फिक्शन। तो क्योंकि 1 महीना 3 महीने में से 1 महीना केवल थ्योरी सेशंस होता था, जिसमें एक्टिंग क्लास, मार्केटिंग क्लास, पीआर क्लास, कभी अलग अलग सेशंस होते थे, अलग अलग फैकल्टीज आते थे। मतलब उस 1 महीने में समझ लीजिए मैंने 1 साल की पढ़ाई पढ़ी। अच्छा। और जो सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम होता था, तो मैं उस समय दिल्ली में करीबन 6 लड़कों के साथ एक रूम में रहता था, शेयर करके। तो उनको मैं देखता था कि 6 लड़के, बाकी 5 लोग जो हैं वो सब बाहर खाना खाते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई ऐसा है कि मेरे को बाहर खाना पसंद नहीं है और पैसे भी लग जाते हैं, तो तुम लोग एक काम करो, घर में बनाते हो। वो लोग मना कर दिए। मैंने उनको बोला कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं 6 का खाना बनाऊंगा। मैं बना के सुबह नाश्ता बनाऊंगा, नाश्ता पैक कर दूंगा सबका, और फिर मैं खुद का भी नाश्ता पैक करूंगा। तुम लोग को बनाने का टेंशन है, बस तुम लोग रात का बना लेना, कुछ भी बना लेना, दाल चावल कुछ भी। तो वो हो गया, उन लोग मान गए। तो सुबह उठता था मैं, हम 6 का मैं नाश्ता बनाता था और लंच पैक करता था 6 का, और उसके बाद फिर मैं कॉलेज वो आफ्ट जाता था। और फिर सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक वहीं रहते थे। और ये मेरा बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहा है वो 3 महीना, क्योंकि 4 बजे से लेकर के क्योंकि कॉलेज वो इंस्टीट्यूट बंद हो जाता था, तो हम लोग वहां से जाते, हम 2-3 लोग थे बिहार के लोग, तो हम लोग के अंदर वो जज्बा था, तो हम लोग जाते ही नहीं थे, हम लोग वहीं रहते थे और मूवीज देखते थे, क्योंकि हमारा वहाँ पे खुद का अपना सिनेमा हॉल था इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग रोज 2 फिल्में देखते थे। तो मतलब 3 महीने में समझ लीजिए 30 दिन में अगर हमने 2 फिल्में देखी, मतलब 30 गुना 60 फिल्में और 180 फिल्में हमने लगभग वहाँ पे देखी हैं। हाँ, इतनी फिल्में देखी है, हॉलीवुड बॉलीवुड सब तरह की फिल्में हमने देखी। और हम लोग को लगता था फिल्म देखेंगे तो हमारे लिए यूटिलाइज हो जाएगा वो टाइम भी, और बोला जाता था कि फिल्म मेकर बनना है तो यू हैव टू वॉच फिल्म। तो हमने फिल्म देखी। तो 3 महीना, लेकिन अब ये जो 3 महीने का कोर्स था, मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। क्योंकि वहां पर मुझे, हम लोगों को ये जो 3 प्रोडक्शंस करने होते थे, लाइव न्यूज, एक डॉक्यूमेंट्री और एक फिक्शन, तो मैंने टोटल 9 प्रोजेक्ट्स किए। होता क्या, क्योंकि मुझे तो वसूलना था 48,000। होता क्या था कि मैं अपने प्रोजेक्ट तो कर लिया, उसके बाद किसी का चल रहा है, शूटिंग चल रही है, मैं जाता था, मैं बोलता था भैया आपका कोई टीम मेंबर नहीं आया है क्या? नहीं आया तो बोलिएगा, तो बताइएगा मुझे। बोला हाँ, अरे हमारा वो देखो ना साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं आया। तो मैं उनके प्रोजेक्ट में, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट होता था, उनके प्रोजेक्ट में जाके साउंड रिकॉर्डिंग करता था। किसी का एक्टर नहीं आता था तो उनके में एक्टिंग कर लेता था, किसी का एडिटिंग नहीं हो पा रहा है तो एडिटिंग कर देता था। ऐसे करके मेरे नाम पे 9 प्रोजेक्ट मेरे हिस्से में आए, टोटल 9 प्रोजेक्ट। मतलब मुझे लगा कि मैंने वसूल लिया, और प्लस मुझे 100% अटेंडेंस का भी सर्टिफिकेट मिला था वहाँ पे। 3 महीने में हमको तो वसूलना था 48,000। फिर वहां से जैसे ही हम पास आउट हुए, ये मतलब वो 3 महीने का कोर्स था, ये बात है 2002 की। क्योंकि 2001 में मेरा 1 ईयर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग खत्म हुआ। फिर उसके बाद 2002 में मैंने वो करी, वो कंप्लीट किया आफ्ट से। और उसके बाद मेरा
मेरे को सुरेश जंगीदा सर ने बोला, राजीव तुम्हारे लिए एक जॉब है, करना चाहोगे? हम बोले कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि 4,500 सैलरी है, तुम चले जाओ। एसएल श्याम प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी आप जी टीवी देखते हो, वो एसएल ग्रुप का ही है। तो उनका एक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट था दिल्ली नोएडा में। तो वहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब ओपनिंग थी वहाँ पे। तो मुझे सर ने भेज दिया कि जाओ, वहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस टेप लगाना होता है। प्रोग्राम जो ऑन एयर होता है उसमें टेप लगाते चले जाना है बस। शिफ्ट जॉब हो गई और 4,500 सैलरी मिलेगी। तो मैं गया वहाँ पे, मेरा हो गया सिलेक्शन। उसी दौरान मेरा एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस में, जो कि ग्रीन पार्क में है दिल्ली में, उसका नाम था मीडिया नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत स्पेशली मेंशन करूंगा, मीडिया नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वहां पर भी मेरा इंटरव्यू हुआ, वहां पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया ट्रेनी एडिटर के तौर पे, क्योंकि मैंने एडिटिंग का कोर्स किया था ट्रेनी एडिटर के तौर पे। तो मुझे लगा कि वहां पे मुझे ब्रॉडकास्टिंग में मेरे लायक का काम नहीं है जो मैंने सीखा है। यहाँ पर मेरे लायक का काम है जो मैंने सीखा है। यहाँ मिल रही थी 3,500, वहां मिल रहे थे 4,500। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने बोला नहीं, मैं 3,500 पे जाऊंगा, ताकि वहाँ पे मैं वो काम कर पाऊँ जो मैंने जिसकी ट्रेनिंग ली है मैंने। तो वहाँ पे मैंने एज ए ट्रेनी एडिटर ज्वाइन किया मीडिया नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2 अलग अलग मल्टीनेशनल, मतलब बेसिकली 2 चैनल्स के लिए काम करती थी। फैशन टीवी के लिए, FTV जिसको बोलते हैं, और एस्ट्रो मलेशिया की एक चैनल है उसके लिए। तो उन दोनों के लिए प्रोग्राम्स करते थे वो लोग। तो एस्ट्रो में बॉलीवुड का प्रोग्राम जाता था। अच्छा। बॉलीवुड न्यूज एंड ऑल। तो मेरा क्योंकि मेरा बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट था, मैं अक्सर अखबार उठाता हूँ आज भी, तो सबसे पहले मैं बॉलीवुड की खबरें पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे मुझे बॉलीवुड मुझे फैशन टीवी वाले ग्रुप में डाल दिया गया। लेकिन बीच में जब खाली रहता तो मैं एस्ट्रो वाले में जाकर के बैठ के उनको काम करते हुए देखता रहता था। तो एक दिन उसी में रितेश आनंद थे, जो सीनियर थे मेरे से, उन्होंने बोला कि तुम बहुत इधर आते रहते हो, क्या बात है? तो मैंने बोला कि वो भी बिहार से थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट है मेरे को बॉलीवुड में, आप लोग को देखता हूँ तो अच्छा लगता है। बोले शूट पे जाओगे? बोले जाएंगे। तो क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में क्या होता है ना, कि प्रोडक्शन हाउस में सब कुछ करना है आपको, कैमरा खुद ही करना है, एडिटिंग खुद ही करना है, स्क्रिप्ट खुद ही करना है। और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओनर थी, उनका नाम था विनीता माधव। उनको मैं आज अपनी प्रोफेशनल मदर बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोफेशनलिज्म सिखाया। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी, मौके दिए मुझे, जाओ कैमरा खुद करो, जाओ एडिटिंग खुद करो, जाओ। तो सब कुछ, सारे अपॉर्चुनिटीज, इवन सेट डिजाइनिंग तक मैंने किया वहाँ पे। तो वो वहाँ पे क्या थे, मतलब उनके डेजिग्नेशन? मैम वहाँ पे MD थी। अच्छा। तो तो मैं एस्ट्रो में एक बार, मुझे पहली बार उनकी टीम ने मुझे बोला कि तुम शूट पे जाओगे तो चलो। तो इमरान हाशमी और दिया मिर्जा की एक फिल्म आई थी, तुमसे अच्छा कौन। उस फिल्म के लिए उनकी टीम के साथ मैं भी गया शूट पे। मुझे बोला गया तुम माइक पकड़ के खाली बैठे रहना। तो पहली बार मैंने बॉलीवुड के एक्टर्स को करीब से देखा, दिया मिर्जा और इमरान हाशमी को। अरे वाह, कैसा एक्सपीरियंस था, बताइए। हाँ, वो करीब से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था, उनका प्रमोशनल इवेंट था उस फिल्म का। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था उसके, वो बेसिकली एक शोरूम था। तो शोरूम के जस्ट बाहर में मैंने देखा बहुत भीड़ है, और हम भीड़ के इधर थे खड़े। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं इस भीड़ से अलग हो चुका हूँ। अब मैं बॉलीवुड के करीब आ गया, मतलब महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, इमरान हाशमी, दिया मिर्जा को एकदम करीब से। इवन दिया मिर्जा का पैर, मैं बैठा हुआ था माइक लेके, मेरे पैर में टच हो रहा था। तो फिर एक बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर के होता है ना, क्रेज होता है ना शुरू में। बिल्कुल। तो पहली बार हुआ। उसके बाद से ये जो एस्ट्रो वाले टीम थी, वो मुझे हमेशा भेजते चले गए किसी न किसी शूट पे। धीरे जब उन लोगों को लगा कि यार इसको तो बहुत इंटरेस्ट है और ये इंटरव्यूज वगैरह भी है, फिर मुझे इंटरव्यूज करने के लिए दिया गया कि तुम इंटरव्यू करो। तो फैशन शोज में भी, तो मुझे फिर बॉलीवुड में शिफ्ट कर दिया गया फाइनली। तो मैं बॉलीवुड वाले टीम में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पे पोस्ट, मेरे प्रमोशन भी हुआ। और वहाँ मैं बताना भूल गया, वहाँ सैलरी मेरी पहले सैलरी थी 3,500, फिर बढ़ी तो 5,000 हुई, फिर बढ़ी तो 8,000 हुई, 8,000 के 8,500 रुपया हुई,
फिर उसके बाद 10,000 रुपये हुई, और जो हमारी मैडम थी सुनीता माधव, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी 10,000 सैलरी इसलिए कर रही हूँ कि तुम एक बाइक खरीद सको, तुम बाइक खरीदो और उसका इंस्टॉलमेंट 1,500 रुपया तुम उसी में से देना। मैंने पहली बाइक खरीदी अपने पैसे से, अपनी कमाई से, प्लैटिना बाइक। कैसा लगा होगा उस दिन? बहुत मजा है, बहुत मेमोरेबल। और उस बाइक को मैं बेचता नहीं था, मतलब बहुत दिन तक मेरे साथ रही, लेकिन अब कबाड़ में चला गया तो फिर मुझे बेचना पड़ा उसको। तो खैर पहली बाइक खरीदी मैंने, और वहीं नौकरी करते हुए, मतलब वहाँ पे मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में 3.5 साल काम किया मैंने, और मैं लगभग सब कुछ सीख गया। और उसी दौरान में फिर मैंने दिल्ली में थिएटर ढूंढना शुरू किया उस नौकरी के दौरान। मैं काट के दोबारा करूँ? हाँ जी मैम। हाँ, यहाँ से आप ध्यान में रखना। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके। जी। सुनो ना, अगर आप थक गए तो मैं कल से यहाँ से ले क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको खत्म करते हैं थोड़ा सा और। ठीक। आपको कोई दिक्कत ना हो तो? ना 10-15 मिनट और कर लेते हैं। हाँ, पक्का मैं कॉल करती हूँ। मैं को लंबा जितना बताओगे उतना बढ़िया। ठीक है मैम, ठीक।